मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था संघीय व्यवस्था, और हम संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, इसके क्या आधारभूत तत्व हैं, इनके बारे में बात कर रहे थे। हमने संघीय व्यवस्था के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमारी पिछली क्लास में बात करी थी। हमारा एक टॉपिक चल रहा था कि एकात्मक लक्षण, यानी ऐसी क्या चीज़ है भारत में, ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था है जिसमें हमें एकात्मकता की जो दर्शन है वो होते हैं। यानी एकात्मकता यानी केंद्र सरकार को जहाँ प्रबल बताया गया है, ऐसी कौन कौन सी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमने इसकी कुछ विशेषताएं थी जो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ी थी। आगे जो लक्षण है वो इस प्रकार हैं। पहला, संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। यानी हमारे संविधान में जितनी भी शक्तियों का विभाजन किया गया है वो कैसे किया गया है, केंद्र के हिसाब से किया गया है, यानी केंद्र को मजबूत बनाया गया है। अब देखो, चाहे संघ सूची है चाहे राज्य सूची है ना, इन दोनों में ऐसे विषय जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है किनको दिए गए हैं, केंद्र सरकार को दिए गए हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र को शक्तिशाली बनाता है और एकात्मक सरकार का मुख्य लक्षण है। यानी शक्तियों का विभाजन है वो किसको ज़्यादा शक्तिशाली बता रहा है, केंद्र को शक्तिशाली मान रहा है ना। और एकात्मक सरकार का मुख्य लक्षण है, यानी केंद्र को प्रबल मानने के कारण यहाँ पे हमें किस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, एकात्मकता सरकार की। संघात्मक व्यवस्था यानी भाई राज्य को भी शक्ति दी गई है ना, और केंद्र को भी दी गई है। हमारे यहाँ दोनों ही प्रकार के जो लक्षण है वो होते हैं। तो हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि भाई संघात्मक या संघ व्यवस्था की जो कौन कौन सी है लक्षण, और अब एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, देश की सुरक्षा खतरे में है, तो समस्त देश या किसी भी एक भाग पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352, देखिए ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इन्हें याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 352 उसमें ये लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश के किसी भी जगह में कोई भी विद्रोह जैसी स्थिति हो रखी है या कहीं बाहर से आक्रमण जैसी स्थिति हो रही है, तो वहाँ पे वो कौन सी जो आपातकाल लगा सकता है। इस प्रकार की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था हमें क्या बताती है कि हमारे यहाँ केंद्र है, एकात्मकता है, वो क्या है, बड़ी मतलब मजबूत है। आज ये सरकार देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर आपको और थोड़ा से और स्पष्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य साधन द्वारा सूचना मिलने पर विश्वास हो जाए कि उस राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखो, ये बात हमने पिछली क्लास में भी करी थी कि अगर लगता है सरकार को कि अनुच्छेद 356 के अनुसार, यानी कोई भी राज्य है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई वहाँ पे कोई भी सरकार है वो ढंग से नहीं चल रही है, तो ऐसे में जो वहाँ का राज्यपाल होगा, क्योंकि राज्यपाल को कौन मनोनीत कर रहा है, कौन वहाँ पे निर्वाचित कर रहा है, केंद्र कर रहा है। हमने जैसे हमारी पिछली क्लास में भी बात करी थी कि राज्यपाल है वो केंद्र से आता है, एक केंद्र का प्रतिनिधि बन के राज्य में कार्य करता है। हमने ये बात करी थी। अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यहाँ पे शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है, तो वो राष्ट्रपति को सूचित करेगा, और राष्ट्रपति वहाँ पे क्या करेगा, आपातकाल की घोषणा कर देगा, और वहाँ केंद्र के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, उसे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो क्या है, राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पास ज़्यादा शक्ति हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की हमें विशेषता देखने को मिलती है, एकात्मक शासन सरकार की या एकात्मकता की विशेषता देखने को नज़र आती है। एक तरह से ये है भी सही। अगर एकात्मक सरकार नहीं हो हमारे देश में, तो फिर हम क्या करेंगे, राजस्थान कहेगा कि भाई मैं तो अपना अलग राज्य बना रहा हूँ, गुजरात कहेगा मैं अपना अलग राज्य, अपना अलग देश बना दूंगा, या इस प्रकार वो हम कह देंगे हम तो राजस्थानी है, हम गुजराती है, हम मराठी नहीं, तो हम क्या है, हम भारतीय हैं। हमारे मन में एक ऐसी विशेषता है, हमें एकल नागरिकता के जो प्रावधान की हम बात करते हैं उसके हिसाब से हम क्या है, हम सिर्फ भारतीय,
भारतीय हैं, या हम कोई कर्नाटक के नहीं है, या हम गुजराती नहीं है, या मराठी नहीं है, हम क्या है, हम कन्नड़ नहीं है, तमिल नहीं है, हम भारतीय हैं। इस प्रकार की विशेषता है। तो वो एकात्मकता का एक हमें जो लक्षण है या विशेषता देखने को मिलती है। तो ये जो अनुच्छेद है तो 352 और 356 याद रखिएगा। 352 में क्या होता है, बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल लगाया जाता है, और 356 के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई भी संवैधानिक ढांचा सही नहीं होता है किसी भी राज्य का, तो वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है। यानी भी देखो, कहीं भी विधानसभा में आपस में मतभेद पैदा हो गया हो, जैसे अभी हमारे यहाँ पे हुआ था गहलोत सरकार का और सचिन पायलट के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था, और ये मतभेद और ज़्यादा बढ़ जाता, तो सरकार अगर डगमगा जाती है हमारे राज्य की, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर केंद्र चाहता तो यहाँ पे आपातकाल लग जाता है ना। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्र द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या इसके किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता संकट में है, उस समय वित्तीय संकट की घोषणा की जाती कर सकता है। देखिए, आज तक हमारे भारत में ये अनुच्छेद 360 का जो आपातकाल है वो कभी नहीं लगा। आपातकाल के तीन ही है, एक तो हमने पढ़ी थी 352, एक 356 और एक है 360, है ना। अगर आज तक 360 कभी लगा नहीं है और भगवान कभी लगाए भी नहीं हमारे भारत में। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि वित्तीय संकट, आर्थिक संकट आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो वहाँ पे आपातकाल लगाता है और वित्तीय संकट की घोषणा करके आपातकाल लगा दिया जाता है। भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। आज देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा दिल्ली वाला जो न्यायालय है वो सबसे सर्वे सर्वा है। आज जैसे हमने हमारा जो जोधपुर न्यायालय में हम गए, हमें वहाँ पे न्याय से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जाके अपनी अपील कर सकते हैं। तो सारे न्यायालय किसके अधीन कार्य कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, यानी मुख्य जो हमारा प्रमुख न्यायालय वो जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। राज्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी प्रकार राज्यों के छोटे न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ये भी है। अब देखो हमारा जोधपुर वाला उच्च न्यायालय है, उसके अधीन हमारे जो राज्य स्तर पे जिला स्तर पे जितने भी न्यायालय हैं वो उसके अधीन कार्य कर रहे हैं। और उच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय किसके अधीन कार्य करे, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। यानी हम अगर आज देखो हमने जिला पे अपने कोई मुकदमा दायर किया और वह हमें न्याय से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई या हमें पूरा न्याय नहीं मिला, तो हम कहाँ गए, हम जोधपुर वाले न्यायालय में चले गए, वहाँ हमने अपील की और वहाँ भी हमें जैसे लगता है कि हमें सही न्याय नहीं मिला है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये एक क्या है, एक प्रमुख न्यायालय होने के कारण ये भी एक एकात्मकता का लक्षण दिखाई देता है कि हमारे यहाँ केंद्र सर्वे सर्वा है। अमेरिका संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनर्गठन या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, ये बात भी हम हमारी पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर जैसे अमेरिका में देखो, संगठनात्मक जो व्यवस्था है, जो संघवाद है, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। परंतु फिर भी वहाँ क्या है, राज्यों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। हमारे भारत में राज्यों को इतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये कहा था कि भाई अगर ऐसा होता है कि हमें किसी भी राज्य को छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें राज्य की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना था 2000 में, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो छोटा हो गया और हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अभी भारत में, तो राजस्थान है। तो इस प्रकार से कि संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनर्गठन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, कि संसद को ये जरूरी नहीं है कि वो राज्यों की सहमति दे। अब ऐसा कौन चाहेगा
कि वो अपने राज्य का क्षेत्रफल छोटा करे, कोई नहीं चाहेगा। परंतु अगर संसद को ऐसा लगता है कि एक नए राज्य का निर्माण करना है या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या कोई राज्य पुनः गठन करना है, तो वह अपने आप कर सकता है। उसमें राज्यों की सहमति लेना संविधान के लिए या केंद्र के लिए जरूरी नहीं है। परंतु अमेरिका में इस प्रकार जरूरी होता है किसी भी राज्य के पुनर्गठन या सीमाओं में परिवर्तन के लिए। ठीक है। अब देखिए, भारत में केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है। इसका अपवाद जम्मू कश्मीर राज्य है। यहाँ राज्य का अपना एक संविधान है। भारत में समस्त देश के लिए एक ही संविधान है, जिसमें केंद्र व राज्यों के शासन की व्यवस्था प्रबंध में प्रावधान है। देखो, ये आपकी बुक में है, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी हमारे देश में शामिल हो गया जम्मू कश्मीर। आपको पता ना, अनुच्छेद 370 जो है वो लग गया है ना, तो ये अब है नहीं। वहाँ पे भी हमारे देश में जो संविधान है पूरे देश में, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो इसको तो अब पढ़ने से कोई मतलब है ही नहीं, वहाँ पे भी ये हो गया है, तो ये चीज़ तो अब खत्म है। परंतु आपकी बुक अभी पुरानी है तो उसमें है, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी ऐसे जो भी विषय जिस पे न तो राज्य सूची में वर्णन है न केंद्र सूची में वर्णन है, और उन विषयों पे अगर कोई भी प्रकार का हमें कानून बनाना होता है तो वो किसके पास प्राप्त है, वो हमारे केंद्र के पास शक्ति प्राप्त है। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ होता है किसी ऐसे विषय जो तीनों में से किसी भी सूची में संकित नहीं है। वह व्यवस्था भारतीय संविधान में कर्नाटक के संविधान से ली गई है। ये ध्यान रखिएगा। जो अवशिष्ट हो गया ना तो राज्य सूची में, न संघ सूची में, न संवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ऐसे विषय जिस पर राज्य कानून बनाता है उसे हम राज्य सूची कहते हैं। ये बात मैं अपनी पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ। ऐसी सूची जिसमें सिर्फ केंद्र कानून बनाता है उसे हम संघ सूची कहते हैं। और एक होती है संवर्ती सूची, जिस पे दोनों ही कानून बना रहे हैं। जैसे अभी विषय शिक्षा है, शिक्षा पे केंद्र भी अपना कानून बनाती है, राज्य भी अपना कानून बनाती है ना। परंतु एक ऐसी सूची होती है जिसमें इन तीनों में ही नहीं उनका वर्णन होता है, वो अलग से ही कुछ ऐसे विषय होते हैं, तो उस पर सिर्फ कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगी। तो यहाँ पे केंद्र क्या हो गई, बहुत प्रबल हो गया। एकात्मकता के लक्षण हमें दिखाई देता है। संविधान के अधिकांश भागों को संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। अब देखिए, संविधान के, जैसे हमने कहा था संविधान में संशोधन होता है ना, हमने बात करी थी कि संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई भी हमें लगता है कि संविधान में कोई चीज़ में हमें फेर बदल करना है, तो वहाँ पे कौन करेगा, कौन कर सकता है, संसद कर सकती है साधारण से बहुमत से। अब देखो, वो विषय है, हम जब हमारा चैप्टर पढ़ेंगे संविधान में संशोधन, तब हम देखेंगे कि कौन कौन से विषयों पे साधारण बहुमत से संशोधन होता है या कौन विषय पे थोड़ा जटिल बहुमत से संशोधन होता है। तो ये सब कार्य, संशोधन करने का कार्य किसे है, संसद को, यानी केंद्र में प्राप्त है। राज्य, ऐसा नहीं है कि राज्य की इच्छा हुई तो उसने संविधान में संशोधन कर लिया, इस प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ये बात प्रबल होती है कि हमारे भारत में एकात्मकता का लक्षण दिखाई देता है, यानी केंद्र हमारे यहाँ ज़्यादा शक्तिशाली है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। जो अखिल भारतीय सेवाएं वो कहाँ है, केंद्र में है। तो ये सब सेवाओं को सृजन कौन कर रहा है, केंद्र करवा रहा है। राज्य के अधीन सेवा करते हुए अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को केवल संघीय सरकार द्वारा ही पद से हटाया जाता है। यानी जैसे अब कोई भी IPS RS जो भी है, अगर कोई भी वो बेकार कार्य या भ्रष्टाचार युक्त कार्य करता है तो उसे राज्य सरकार नहीं हटा सकती, उसे कौन हटाएगी, केंद्र सरकार ही हटा सकती है। तो इससे हमें ये दिखाई देता है कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार क्या है, प्रबल है, शक्तिशाली है, एकात्मकता के लक्षण है। और देखिए, ये एकात्मकता का लक्षण ही है जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा हुआ है। वरना अभी जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी, हम कभी भी थोड़े से ही एक वाद विवाद से अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में बढ़ सकते थे, परंतु इस एकात्मकता के लक्षण के कारण आज हमारा पूरा भारत एक अखंड भारत के रूप में दिखाई देता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इस लेसन में जो भी टॉपिक बचा है वो हमारी कल क्लास होगी, उसमें बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।